जिस सुबह मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। मैं एक ऐसे सवाल के जवाब के साथ जागा जो मैंने कभी पूछा ही नहीं था। मेरी अलार्म घड़ी के ऊपर हल्के नीले रंग का एक नंबर तैर रहा था। इंटेलिजेंस एक बढ़ी, परमानेंट टोटल 101। मैंने 3 बार पलकें झपकाई, नंबर वही बना रहा। मैंने उसके आर पार अपना हाथ घुमाया, मेरी उंगलियां उस ठंडी रोशनी से होकर गुजरी और वो मैसेज धुएं की तरह गायब हो गया। मेरा नाम एथन है। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। ग्रेजुएशन में 1 साल बचा था और मैं इतना हद से ज्यादा एवरेज था कि अटेंडेंस लेते वक्त टीचर्स तक भूल जाते थे कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। मेरे ग्रेड्स एवरेज थे, रिफ्लेक्सेस एवरेज थे, हाइट एवरेज थी और चेहरा इतना साधारण था जैसे किसी एनिमेटर ने पैसे बचाने के लिए बैकग्राउंड स्टूडेंट का रोल रीयूज कर लिया हो। 2 हफ्ते पहले स्कूल ने एक रिसर्च प्रोग्राम के लिए सबका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया था। मेरा स्कोर ठीक 100 आया था। 99 नहीं, जो कम से कम थोड़ा दुखद तो होता। 101 भी नहीं, जो ये दिखाता कि मुझ में पोटेंशियल है। पूरा 100। रायन इतनी जोर से हंसा कि लगभग अपनी कुर्सी से गिर ही पड़ा। रायन ही मेरा इकलौता सच्चा दोस्त था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसकी सोशल समझ पटाखों की फैक्ट्री में घूम रहे किसी गोल्डन रिट्रीवर जैसी थी। उसने मेरे स्कोर को मैथमेटिकल मिड कहा, फिर तरस खाकर मुझे वेंडिंग मशीन से एक सैंडविच खरीद कर दिया। क्लास प्रेसिडेंट क्लेयर ने 134 स्कोर किया था। वो हंसी नहीं और वो और भी बुरा था। उसने मुझे वैसी ही फॉर्मल मुस्कान दी जैसी लोग तब देते हैं जब उन्हें लगता है कि आपके फ्यूचर में नेम टैग और पोंछा ही लिखा है। मैंने वो पहली सुबह उस तैरते हुए मैसेज को टेस्ट करने में बिताई। मैंने बेसिक इक्वेशन हल किए, कुछ खास नहीं हुआ। मैंने इतिहास की किताब के 3 पन्ने पढ़े और मुझे उतना ही याद रहा जितना आमतौर पर रहता था। मैंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि टोस्टर से टोस्ट का कौन सा टुकड़ा पहले बाहर आएगा। मेरा अंदाजा गलत निकला। एक पॉइंट से कुछ नहीं बदला था। अगली सुबह तक मैं खुद से यही कहता रहा। इंटेलिजेंस एक बढ़ी, परमानेंट टोटल 102। तीसरी सुबह 103, चौथी सुबह 104। 7वें दिन तक मैंने इसे अपना वहम समझना छोड़ दिया। वहम हर सुबह ठीक 6:17 बजे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ज्यादा पाबंदी के साथ नहीं आते। आँख खोलते ही वो नंबर दिखता, एक ऐड करता और फिर गायब हो जाता। वो मुझे सीधे फैक्स नहीं देता था। मैं सुबह उठकर अचानक कैलकुलस, मंदारिन भाषा या कैफेटेरिया की ट्रे से न्यूक्लियर सबमरीन बनाना नहीं सीख गया था। बस मेरे दिमाग के अंदर सोचने की जगह बढ़ गई थी। आइडियाज तेजी से जुड़ने लगे, गलतियां साफ दिखने लगी। जो सवाल कभी दीवार की तरह लगते थे, अब वे ऐसे दरवाजे बन गए थे जिनके कब्जे छिपे हुए थे। 10वें दिन मैंने ध्यान दिया कि हमारे मैथ्स टीचर टेस्ट बनाते वक्त एक ही पैटर्न यूज करते थे। आसान सवाल, मीडियम सवाल, जाल, ट्रैप, कठिन सवाल, हमदर्दी वाला सवाल। पिछले 2 सालों के हर एग्जाम में यही पैटर्न दोहराया गया था। 12वें दिन टीचर के सरप्राइज क्विज का अनाउंसमेंट करते ही स्टूडेंट्स की आंखों की मूवमेंट देखकर मैं बता सकता था कि किसने पढ़ाई की है और किसने नहीं। 14वें दिन मुझे समझ आया कि क्लेयर को जब किसी सवाल का जवाब पता होता था लेकिन वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी तो वो अपने पेन को 2 बार ठकठकाती थी। 16वें दिन मुझे पता चला कि रायन जब झूठ बोलता है तो धीरे बोलने लगता है, जो काफी काम की बात होती अगर उसका हर झूठ मेरे फ्राइज चुराने के बारे में न होता। बदलाव अभी भी छोटे थे लेकिन रोज दोहराए जाने वाले छोटे बदलाव छोटे नहीं रहते। पानी की एक बूंद बेजर होती है लेकिन लगातार गिरती पानी की बूंद पत्थर को भी चीर देती है। मैंने अपने बिस्तर के नीचे ढीले पड़े लकड़ी के तख्ते के नीचे छिपी एक नोटबुक में रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। मैंने अपनी रीडिंग स्पीड, मेमोरी, रिएक्शन टाइम, पैटर्न पहचानने की क्षमता और नए नियमों को सीखने की स्पीड नापी। मैंने पहेलियां, ताश के खेल, म्यूजिक और कंप्यूटर कोड का इस्तेमाल किया। हर ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था। असर में ये बढ़ोतरी सीधी नहीं थी। एक पॉइंट ने मुझे थोड़ी और स्पीड दी, 10 पॉइंट्स ने मुझे उस स्पीड को महसूस करवाया, 20 पॉइंट्स ने मुझे टेस्ट को फिर से रिडिजाइन करने का मौका दिया, 30 पॉइंट्स ने मुझे शुरू करने से पहले ही अपनी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाने के काबिल बना दिया। 30वें दिन तक मेरा टोटल 130 हो गया था। उस सुबह मैंने कॉलेज की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक खोली जो मैंने लाइब्रेरी से उधार ली थी। जो पहला चैप्टर एक महीने पहले एलियन की भाषा जैसा लगता था, अब वो खराब तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ लग रहा था। मैंने 40 मिनट तक पढ़ा, किताब बंद की और याददाश्त से हर मेन इक्वेशन को दोबारा लिख दिया। फिर मुझे आंसर की में एक गलती भी मिल गई। तभी आखिरकार डर ने दस्तक दी। एबिलिटी का डर नहीं बल्कि दुनिया की नजर में आ जाने का डर। इंटेलिजेंस लोगों का ध्यान तभी खींचती है जब वो काम की बन जाती है। एक होशियार स्टूडेंट की तारीफ होती है लेकिन एक नामुमकिन हद तक होशियार स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाता है, उस पर स्टडी होती है, उसका पीछा किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और आखिरकार ऐसे लोगों द्वारा बिना खिड़की
खिड़की वाले कमरे में बंद कर दिया जाता है, जो दावा करते हैं कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। इसलिए मैंने अपना पहला असली फैसला लिया। मैं सीक्रेट में असाधारण बनूंगा और दुनिया के सामने बिल्कुल साधारण रहूंगा। स्कूल में मैं आखिरी बेंच पर ही बैठता रहा। मैं इतने सवालों के जवाब देता था ताकि सोता हुआ न लगूं, लेकिन इतना छोड़ भी देता था ताकि कोई मुझे याद न रखे। अगले मैथ्स टेस्ट में मैंने 11 मिनट में हर प्रॉब्लम हल कर ली और फिर 25 मिनट ऐसी गलतियां बनाने में बिताए जो देखने में असली लगे। मैंने एक इक्वेशन में साइन बदल दिया, दूसरे में एक स्टेप छोड़ दिया, आखिरी सवाल खाली छोड़ दिया। मेरा स्कोर 78 आया। टीचर ने मुझे देखकर ठंडी सांस भरी। क्लेयर निराश दिखी। रायन ने फुसफुसाते हुए कहा कि मैं एक और पढ़ाई वाले जानलेवा हमले से बच निकला हूँ। भाई साहब 78 ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे मैं 3 मेडल और किसी दूसरे का घोड़ा लेकर अभी अभी जंग से लौटा हूँ। मैं मुस्कुराया क्योंकि तारीफ पाने से बेहतर नीचा समझा जाना महसूस होता था। तारीफ एक स्पॉटलाइट है और निराशा एक तरह का छलावा है। फिर ग्रांट हमारे स्कूल आया। ग्रांट उस तरह का अरबती था जो हर कमरे के साथ ऐसा बर्ताव करता था मानो वो उसकी ग्रैंड एंट्री को फ्रेम करने के लिए ही बनाया गया हो। वो 33 साल का था, एक टेक्नोलॉजी साम्राज्य का मालिक था और उसने हमारे स्कूल जिले को इतना डोनेशन दिया था कि हर हॉलवे में उसका चेहरा टंगा हुआ था। उसकी कंपनी फोन, इलेक्ट्रिक कारें, मेडिकल डिवाइसेस, सैटेलाइट्स बनाती थी और ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाती थी जिनमें वो कैमरे में ऐसे घूरता था मानो सोना कोई नैतिक नाकामी हो। वो लंच के दौरान एक काले हेलीकॉप्टर से आया, हवा से मेजों पर रखी ट्रे उड़ गई और जिम का एक बैनर उखड़कर अलग हो गया। 3 छात्र उसकी शूटिंग करने बाहर भागे और मैश किए हुए आलू के बादलों की चपेट में आ गए। ग्रांट सिल्वर रंग का सूट पहने मैदान में उतरा। उसकी मुस्कान स्कूल की लाइब्रेरी से भी ज्यादा कीमती लग रही थी। वो क्राउन चैलेंज का ऐलान करने आया था, जो ग्रेजुएट हो रहे छात्रों के लिए एक नेशनल कंपटीशन था। टीमें लाइव टेलीविजन पर इंजीनियरिंग, स्ट्रैटेजी और बिजनेस की समस्याओं को सुलझाएंगी। जीतने वाले स्कूल को $10 मिलियन मिलेंगे और जीतने वाले स्टूडेंट को ग्रांट के साथ एक प्राइवेट मीटिंग और उसकी कंपनी में जगह मिलेगी। सबके होश उड़ गए। क्लेयर ने तुरंत एक टीम बनानी शुरू कर दी। टीचर्स ने सबसे ज्यादा स्कोर लाने वाले स्टूडेंट्स को चुन लिया। मेरे नाम पर तो चर्चा तक नहीं हुई। उस दोपहर ग्रांट ने हमारी क्लास का दौरा किया। उसने स्टूडेंट से पूछा कि वे क्या बनने की योजना बना रहे हैं। एक ने कहा डॉक्टर, दूसरे ने कहा इंजीनियर। क्लेयर ने कहा कि वो ऐसे सिस्टम बनाना चाहती है जो शहरों को सुरक्षित रखें। फिर ग्रांट मेरी डेस्क के पास रुका। मैं एक पेपर बैग किताब उल्टी रखकर पढ़ रहा था, इसलिए नहीं कि मैं उल्टा पढ़ सकता था, पढ़ तो सकता था, पर मुद्दा वो नहीं था। मैंने ग्रांट के पीछे एक फोटोग्राफर को देखा था और उल्टी किताब मुझे बेवकूफ और हानिरहित दिखाती थी। ग्रांट ने मेरे नेम टैग पर नजर डाली। और तुम, एथन? हर चेहरा मेरी तरफ मुड़ गया। मैंने उसे एक घबराई हुई मुस्कान दी। मैं अभी भी सोच ही रहा हूँ। वो एक ऐसे राजा की संतुष्ट हमदर्दी के साथ मुस्कुराया जो किसी किसान को क्षमा कर रहा हो। दुनिया को पीछे चलने वाले लोगों की भी जरूरत होती है। पूरी क्लास हंस पड़ी। क्लेयर नहीं हंसी। रायन ऐसा लगा जैसे पेंसिल फेंक कर मारने वाला हो, जो कि काफी हिम्मत की बात थी क्योंकि ग्रांट के पास 6 सिक्योरिटी गार्ड्स थे और रायन का थ्रो खराब सीलिंग फैन जैसा था। मैंने अपनी आंखें नीची कर ली। अपने दिमाग के अंदर मैंने ग्रांट का पूरा विश्लेषण कर डाला। हर मजाक के बाद उसकी मुस्कान आधा सेकंड ज्यादा टिकती थी, यानी वो दूसरों की मंजूरी का इंतजार करता था। जब किसी ने उसकी इलेक्ट्रिक कारों का जिक्र किया तो उसका बायां हाथ भिंच गया, जिससे लगा कि वहाँ कोई गड़बड़ है। उसने कंपनी की नई बैटरी से जुड़े सवालों को टाल दिया। उसका चीफ इंजीनियर इस विजिट में नदारद था। इस अफवाह पर कि बैटरी ऊर्जा उद्योग को बदल देगी, 3 हफ्तों में उसका स्टॉक 16% बढ़ गया था। ग्रांट स्टूडेंट्स को प्रेरित करने नहीं आया था। वो एक ऐसे प्रोडक्ट का ऐलान करने से पहले उम्मीदें बेचने आया था जिस पर उसे खुद भरोसा नहीं था। उस रात मैंने बैटरी के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हर चीज छान मारी। रिसर्च पेपर्स, पेटेंट डायग्राम्स, फैक्ट्री फुटेज, प्रमोशन वीडियो और शिपिंग शेड्यूल। मुझे सीक्रेट फाइलों की जरूरत नहीं थी। लोग अपने राज तब उजागर कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें आपस में जोड़ने जितना होशियार नहीं है। रात के 2:04 बजे मुझे वो कमी मिल गई। बैटरी का कूलिंग डिजाइन लैब टेस्ट में तो काम करता था, पर नमी वाले मौसम में बार बार फास्ट चार्जिंग के बाद अनस्टेबल हो जाता था। खराबी तुरंत नहीं आती, ये तब आती जब कस्टमर्स उस पर भरोसा कर चुके होते। ग्रांट की कंपनी कप होल्डर्स वाला $1 अरबों का सुतली बम लॉन्च करने जा रही थी। मेरे पास बचत के $212 थे। $212 में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं पैसों के हिसाब से नहीं सोचता था, मैं लेवरेज के हिसाब से सोचता था। मैंने एक अनजान यूजरनेम के तहत ऑनलाइन फोरकास्टिंग टूर्नामेंट में एंट्री ली। टूर्नामेंट
प्रतिभागियों को नकली करेंसी का इस्तेमाल करके कमोडिटी की कीमतों, प्रोडक्ट फेलियर्स, मौसम के असर और मार्केट के उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करने की इजाजत देता था। टॉप 3 विनर्स को असली इनाम मिलते थे। 7 रातों तक मैंने अध्ययन किया कि हजारों लोग कैसे फैसले लेते हैं। मैंने बाजार की भविष्यवाणी नहीं की, मैंने भविष्यवाणी करने वालों की भविष्यवाणी की। जब सब अच्छी खबर देखते थे तो मैं पूछता था कि वे किस डर को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब सब घबराते थे तो मैं पूछता था कि उस घबराहट से किसे फायदा हो रहा है। मैंने इंसान के लालच को भड़काऊ इमोशनल वेरिएबल्स वाले एक मैथ्स प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया। मैं इतने बड़े अंतर से पहले नंबर पर आया कि आयोजकों को लगा कि उनका स्कोरिंग सिस्टम ही खराब हो गया है। इनाम $50,000 था। मैंने इसके एक हिस्से का इस्तेमाल एक ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की मदद से बनाए गए अकाउंट के जरिए बैटरी लॉन्च के खिलाफ लीगल मार्केट बेट्स दाव लगाने के लिए किया। मैंने दाव को कई उद्योगों में बांट दिया ताकि कोई भी एक कदम संदिग्ध न लगे। फिर मैंने इंतजार किया। 42वें दिन ग्रांट ने लाइव टेलीविजन पर बैटरी का खुलासा किया। उसका स्टॉक तेजी से ऊपर भागा। 3 घंटे के लिए तो मैं बेवकूफ जैसा लग रहा था। रायन ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें ग्रांट स्टेज पर हथौड़े से पुरानी बैटरी तोड़ रहा था। क्लेयर ने पोस्ट किया कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन को बदल सकती है। टीचर्स ने क्लास के दौरान उस प्रेजेंटेशन को दोबारा चलाया। मैं आखिरी बेंच पर बैठा ग्रांट को अपने सिर के ऊपर सिल्वर रंग की बैटरी उठाए देखता रहा। तभी एक डेमो व्हीकल से धुआं निकलने लगा। ब्रॉडकास्ट तुरंत काट दिया गया। 1 घंटे के भीतर 3 नमी वाले शहरों के टेस्ट साइट से वीडियो सामने आने लगे। चार्जिंग स्टेशंस बंद हो गए। कंपनी ने शिपमेंट्स डाल दी। एनालिस्ट ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। लंच से पहले ग्रांट का स्टॉक 11% गिरा और हफ्ते के आखिर तक 28% गिर गया। मेरे $50,000 अब $4,80,000 बन चुके थे। मैंने अपनी स्क्रीन पर उस नंबर को घूरा। ज्यादातर लोग इसका जश्न मनाते। मैंने नहीं मनाया। पैसा जीत नहीं था। जीत इस बात की पुष्टि थी कि मैं दुनिया के देखने से पहले चीजों को देख सकता था और दुनिया देर से जागने की बहुत भारी कीमत चुकाती थी। 50वें दिन तक मेरा टोटल 150 हो गया था। जिन्हें सीखने में हफ्तों लगते थे उन्हें मैं घंटों में सीख सकता था, लेकिन मुझे अभी भी पढ़ाई करनी पड़ती थी। इंटेलिजेंस एक इंजन थी और ज्ञान उसका ईंधन, इसलिए मैंने इसे सब कुछ खिलाया। मैं रात में केवल 5 घंटे सोता था। मैं ब्रश करते समय इकोनॉमिक्स, लंच के दौरान साइकोलॉजी, बस में प्रोग्रामिंग और डबल स्पीड पर ऑडियो लेसन के जरिए 3 भाषाएं सीखता था। मैंने मेमोरी सिस्टम बनाए और फिर उन्हें बेहतर सिस्टम से बदला। मैंने किताबें दोबारा पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि मैं पहली बार में पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता था। मेरा कमरा बदल गया था। पोस्टर उतर चुके थे और दीवारों पर व्हाइट बोर्ड लग गए थे। समीकरणों की कतारें नक्शों, कंपनी के चार्ट्स और सोशल नेटवर्क के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। हर समस्या एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे माता पिता को लगा कि मैं आखिरकार कॉलेज को लेकर गंभीर हो गया हूँ। मैंने उन्हें यही मानने दिया। स्कूल में मैंने अपनी कमजोरी का ढोंग करने में महारत हासिल कर ली थी। मैं सही समय पर उबासी लेता, जिन सवालों के जवाब जानता था वही पूछता और मजाक समझाए जाने पर आधा सेकंड देर से हंसता। मैं जानबूझकर रायन से शतरंज के मैच हार जाता, हालांकि उसकी रणनीति सिर्फ आत्मविश्वास के साथ मोहरे चलना और ये उम्मीद करना थी कि इतिहास उससे माफी मांग लेगा। क्लेयर मुझे और अधिक ध्यान से देखती थी। उसने एक बार मुझे लाइब्रेरी में 6 किताबों के ढेर के साथ पकड़ा। न्यूरोसाइंस, मशीन लर्निंग, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, एरोडायनामिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड और स्टेज मैजिक। उसके मेज तक पहुंचने से पहले ही मैंने एरोडायनामिक्स की किताब बंद कर दी। तुम पढ़ाई कर रहे हो? उसने पूछा। कोशिश कर रहा हूँ। किस लिए? सामान्य सुधार के लिए। उसकी नजरें किताबों पर घूमी। इन सभी की मैंने इन्हें कवर देखकर चुना है। उसने 3 सेकंड तक मुझे घूरा। ये पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि क्लेयर खतरनाक थी। इसलिए नहीं कि वो उतनी बुद्धिमान थी जितना मैं बनता जा रहा था। वो नहीं थी, कोई भी नहीं था। वो इसलिए खतरनाक थी क्योंकि वो भावनात्मक असंगति को पकड़ लेती थी। मेरा झूठ तार्किक रूप से संभव था, लेकिन भावनात्मक रूप से गलत था। औसत छात्र अपने आसपास उन्नत किताबों का ढेर नहीं लगाते और फिर अपनी गलतियों से चिढ़ते नहीं हैं। मैंने अपनी रणनीति बदली। उससे बचने के बजाय मैंने उसे अपने लिए उपयोगी बनाया। अगले दिन मैंने क्राउन चैलेंज टीम की मदद करने का प्रस्ताव रखा। उपकरणों के साथ, रणनीति या डिजाइन के साथ नहीं, सिर्फ उपकरण। बक्से उठाना, कैमरे लगाना और केबल जोड़ना जैसा एक हानिरहित काम। क्लेयर ने मान लिया क्योंकि उसे वॉलंटियर्स की जरूरत थी। जल्द ही मैं हर प्रैक्टिस सेशन के अंदर था, अदृश्य और चुपचाप सुनता हुआ। टीम प्रतिभाशाली थी, लेकिन उनके कदम अनुमान योग्य थे। वे हर चुनौती पर सीधा हमला करते थे। पुल बनाना है, सबसे मजबूत पुल बनाओ। सप्लाई के संकट को सुलझाना है, सबसे ज्यादा सामान पहुंचाओ। कोई बातचीत जीतनी है,
सबसे अच्छा सौदा दो। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि चुनौती किसने डिजाइन की थी या जज गुप्त रूप से क्या चाहते थे। मैंने पूछा, एक प्रैक्टिस के दौरान टीम को एक धातु की गेंद को छुए बिना कमरे के पार ले जाना था। उन्होंने एक जटिल मैग्नेटिक ट्रैक बनाया जो बार बार असफल रहा। मैं हाथ में टूल बॉक्स लिए कोने में खड़ा था। क्लेयर ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। कोई विचार? मैंने कंधे उचका दिए। नियम कहते हैं कि हम गेंद को नहीं छू सकते। वे ये नहीं कहते कि हम कमरे को नहीं हिला सकते। सब शांत हो गए। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पहियों पर टिका था। क्लेयर ने पूरे प्लेटफॉर्म को तिरछा कर दिया। गेंद 4 सेकंड में लक्ष्य तक पहुंच गई। कोच ने पूछा कि मैंने ये कैसे देखा। मैंने अपना सिर खुजलाया। तुक्का था। क्लेयर नहीं मुस्कुराई। प्रैक्टिस के बाद उसने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम ये बार बार करते हो, टूल उठाना, नाटक करना। मेरी नब्ज शांत रही। किस बात का नाटक? कि तुम चीजों को नहीं समझते। मैंने इस संभावना के लिए 17 जवाब तैयार कर रखे थे। इनकार करना सबसे कमजोर जवाब होता। गुस्सा करने से उसकी दिलचस्पी बढ़ती। मजाक काम कर सकता था, लेकिन क्लेयर मजाक पर बात छोड़ देने वालों में से नहीं थी। इसलिए मैंने बड़ी सावधानी से नापी तौली सच्चाई का इस्तेमाल किया। मैं लोगों की उम्मीदों से थक गया था। मैंने कहा, जब कोई आपसे कुछ उम्मीद नहीं करता तो जीना आसान होता है। उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। सबसे बेहतरीन झूठ झूठ नहीं होते, वे मुखौटा पहने हुए सच होते हैं। क्लेयर एक तरफ हट गई। ये बर्बादी है। शायद तुम्हें टीम में शामिल होना चाहिए। मैं पीछे से मदद करना पसंद करूंगा। उसने मुझे फिर से ध्यान से देखा और सिर हिलाया। मैं बच निकला था, लेकिन मैंने उसके दिमाग में एक विचार बो दिया था। मैं जैसा दिखता था उससे ज्यादा समझदार था, लेकिन दबाव से डरता था। एक विश्वसनीय रहस्य एक अविश्वसनीय रहस्य के लिए सबसे अच्छा छलावा होता है। 60वें दिन तक मैं बोलचाल की स्पेनिश, फ्रेंच, जापानी और मंदारिन भाषा बोलने लगा था। 65वें दिन तक मैं ऑडियो कॉल पर लैंग्वेज ट्यूटर्स को धोखा देने जितनी अच्छी तरह से लहजे की नकल कर सकता था। 70वें दिन तक मैंने एक मार्केट एनालिसिस प्रोग्राम लिखा जो लाखों की कीमत वाले प्रोफेशनल सिस्टम से भी तेज पब्लिक डेटा को प्रोसेस करता था। मैंने इसका नाम मिरर रखा क्योंकि ये लोगों की भविष्यवाणी नहीं करता था। ये उन्हें उनका खुद का चेहरा समझने से पहले ही रिफ्लेक्ट कर देता था। मिरर ने मुझे एक अजीब पैटर्न दिखाया। किसी और ने मेरे ट्रेडों पर ध्यान दिया था। मेरे पोजीशन लेने के कुछ ही सेकंड बाद बाजार में छोटी छोटी हलचलें होती थी। वे लाभ कमाने के लिए मेरी नकल करने जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये परखने के लिए काफी थी कि मैं कोई प्रतिक्रिया देता हूँ या नहीं। जो कोई भी मुझ पर नजर रख रहा था उसने टाइमिंग, वॉल्यूम और एसेट के टाइप में बदलाव करना शुरू कर दिया। मानो कांच के किसी पिंजरे के अलग अलग कोनों को थपथ पाकर देखा जा रहा हो कि अंदर बंद जानवर को कितना समझ आ रहा है। मैं मुस्कुराया। जब से ये नंबर दिखने शुरू हुए थे, पहली बार दुनिया में कोई चीज मेरे अंदाजा लगाने से पहले घटी थी। मैंने एक जाल बिछाया। मैंने अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में 3 नकली पैटर्न बनाए। एक पैटर्न से लगा कि मैं मौसम के डेटा पर निर्भर हूँ। 2 दूसरे से लगा कि मैं शिपिंग एक्टिविटी पर निर्भर हूँ। 3 तीसरे से लगा कि मैं सोशल मीडिया सेंटिमेंट पर निर्भर हूँ। हर पैटर्न भविष्य के एक अलग कदम की तरफ इशारा कर रहा था। देखने वाले ने 2 पैटर्न्स को नजरअंदाज किया और तीसरे यानी सोशल बिहेवियर वाले पैटर्न का पीछा किया। इसका मतलब था कि वे मुझे केवल एक एल्गोरिदम नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर स्टडी कर रहे थे। अगली सुबह 73वें दिन फिर वही मैसेज उभरा। इंटेलिजेंस एक बढ़ी, परमानेंट टोटल 173। मैंने उस रोशनी को फीका पड़ते देखा और महीनों बाद कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले नहीं हुआ था। एक रोमांच। कोई इस खेल में उतर चुका था। मैं अभी उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन एड्रियन मेरा नाम पहले से ही जानता था। एड्रियन 2 दिन बाद स्कूल आया। इतने गर्म मौसम में भी उसने काला कोट पहना हुआ था। न उसके पास फोन था, न बैग, और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो 24 साल का था और उन सर्कल्स में पहले से ही मशहूर था जिनके बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते तक नहीं थे। जब कॉर्पोरेशंस के प्रोटोटाइप्स गायब हो जाते थे, जब कैसीनो को नामुमकिन धोखाधड़ी का शक होता था, या जब सरकारों को ऐसे पैटर्न्स मिलते थे जिन्हें वे समझा नहीं पाती थी, तो वे एड्रियन को ही बुलाते थे। उसने एक म्यूजियम की चोरी को स्काईलाइट पर जमी धूल की जांच करके सुलझाया था। उसने एक इंटरव्यू के दौरान क्रिएटर के पानी पीने के तरीके से उसकी नकली चमत्कारी दवा का पर्दाफाश किया था। उसने एक बार मौसम के ब्रॉडकास्ट में समुद्री पक्षियों की बदलती दिशा देखकर गायब हुए मालवाहक जहाज को ढूंढ निकाला था। ग्रांट ने उसका परिचय क्राउन चैलेंज के स्पेशल एडवाइजर के रूप में कराया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये एक झूठ था। एड्रियन ने टीम की तरफ नहीं देखा, उसने कमरे को देखा। उसकी नजरें घड़ियों,
खिड़कियों, फर्श की घिसी हुई टाइल्स और हाथों पर जाकर रुकी। वो इंटेलिजेंस का आकलन नहीं कर रहा था, वो बिहेवियर का नक्शा बना रहा था। जब आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी नजरें नॉर्मल से महज 1 सेकंड के छोटे से हिस्से के बराबर ज्यादा टिकी। वो छोटा सा हिस्सा जंग का ऐलान था। उसने हर स्टूडेंट को एक कागज थमाया जिस पर एल लॉजिक से जुड़े 10 सवाल थे और कहा कि ये एक वार्म अप एक्टिविटी है। वे सवाल ज्ञान से ज्यादा काम करने के तरीके का पर्दाफाश करने के लिए डिजाइन किए गए थे। एक सवाल स्पीड का इनाम देता था, एक सवाल स्पीड की सजा देता था, एक सवाल का कोई सही जवाब ही नहीं था और एक सवाल का मतलब इस बात पर बदल जाता था कि पढ़ने वाला निर्देशों को ईमानदार मान रहा है या नहीं। आखिरी सवाल खाली छूटा हुआ था। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने पूछा कि इसका क्या करना है। मैं समझ गया वो खाली जगह ही असल सवाल थी। बिना किसी नियम के दी गई उस जगह पर मैं जो कुछ भी लिखता उससे ये पता चलता कि मेरे लिए किस चीज की अहमियत है। इसलिए मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा स्माइली फेस बना दिया। रायन ने उसे देखा और मेरी नकल उतारी, क्योंकि रायन दिमागी जंग में ऐसे उतरता था जैसे कबूतर ट्रैफिक में उतरते हैं। एड्रियन ने पन्ने जमा किए। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसने अनाउंस किया कि जो जल्दी खत्म कर ले वो लंच के लिए जा सकता है। आधी क्लास बाहर भाग गई। मैं 7 मिनट ज्यादा बैठा रहा। 2 सही जवाब मिटाए, एक की जगह आम तौर पर होने वाली गलती लिखी और बाकी सबके साथ अपना पेपर जमा कर दिया। जब मैं एड्रियन के पास से गुजरा तो वो धीरे से बोला, तुमने सही जवाबों को गलत जवाबों की तुलना में ज्यादा सावधानी से मिटाया। मैं रुका। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं घबरा कर हंसा। मेरा दिमाग बहुत जल्दी बदलता रहता है। नहीं, उसने कहा, तुम सबूत बदलते हो। और फिर वो आगे बढ़ गया। मेरी पहली सोच यही आई कि उसके शक को तुरंत खत्म कर दूं। मेरी दूसरी सोच उसकी तारीफ करने की हुई और इस दूसरी सोच ने मुझे चिढ़ाया। उस रात मिरर ने मेरे इन्वेस्टमेंट्स पर दर्जनों छोटे छोटे टेस्ट दिखाए। उन सब के पीछे एड्रियन था। उसने अनाम फोरकास्टिंग विनर, बैटरी के फ्लॉप होने और अजीब ट्रेडिंग बिहेवियर के तारों को आपस में जोड़ लिया था। वो नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसने संभावनाओं को छोटा कर दिया था। मैंने उसके पब्लिक केसेज को सर्च किया। एड्रियन को पब्लिसिटी पसंद नहीं थी, लेकिन बाकी लोगों को उसके बारे में बातें करना पसंद था। वो कंट्रोल्ड अनसर्टेनिटी, नियंत्रित अनिश्चितता पैदा करके समस्याओं को सुलझाता था और देखता था कि उसे कौन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो शायद ही कभी किसी पर सीधा इल्जाम लगाता था। वो संदिग्ध से ही वो उगलवा लेता था जो वो जानता था। इसलिए मैंने उसे गलत इंसान के जरिए जानकारी पहुंचाई। मैंने मिरर को एक थके हुए अधेड़ उम्र के एनालिस्ट के ट्रेडिंग स्टाइल की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया। बेमतलब के घंटों में कमाल के मूव्स बनाना, फिर उनके बाद अनाड़ी सुधार करना और दूसरे टाइम जोन की फाइनेंशियल न्यूज पर भारी रिएक्शन देना। उसी समय मैंने अपना रूटीन बदला। मैंने पहले से तय शर्तों के आधार पर क्लास के दौरान ट्रेड्स ट्रिगर किए, रात में ट्रेडिंग बंद कर दी और जानबूझकर 2 बार पैसे गंवाए। एड्रियन ने इस पर एक ऑनलाइन अफवाह फैलाकर रिएक्शन दिया कि ग्रांट की बैटरी की समस्या बताई गई समस्या से भी ज्यादा खराब थी। वो अफवाह झूठी थी। एक लालची ट्रेडर तुरंत हमला करता, एक सावधान एनालिस्ट इंतजार करता और गुप्त जानकारी रखने वाला इंसान अफवाह फैलने से पहले ही रिएक्शन दे देता। मैंने कुछ नहीं किया। इसके बजाय मैंने उस अफवाह का इस्तेमाल एक ऐसी शिपिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए किया जिसे बैटरी एक्सपोर्ट में देरी से फायदा होने वाला था। ये कनेक्शन इतना अप्रत्यक्ष था कि इत्तेफाक लगे। एड्रियन ने ध्यान दिया। जाहिर है उसने ध्यान दिया ही होगा। अगले दिन वो वापस स्कूल आया और ब्लीचर्स से क्राउन चैलेंज की प्रैक्टिस देखने लगा। उसने टीम को लीड कर रही क्लेयर को नजरअंदाज किया। उसने टॉप रैंक वाले स्टूडेंट्स को नजरअंदाज किया। वो मुझे एक्सटेंशन कॉर्ड्स, बिजली के तार लपेटते हुए देखता रहा। मुझसे एक तार छूटकर गिर गया। ज्यादा अनाड़ीपन से नहीं, क्योंकि एकदम परफेक्ट अनाड़ीपन संदिग्ध होता है। टीम का काम एक ऐसी मशीन बनाना था जो सीधी दीवार पर चढ़ सके और घंटी बजा सके। उनके डिजाइन में सक्शन कप्स, मोटर्स और एक छोटे मैकेनिकल दैत्य को बुलाने जितने ढेर सारे तार लगे थे। वो मशीन 3 फीट चढ़ी, कांपी और गिर गई। कोच ने रिसेट करने का ऑर्डर दिया। मैंने समस्या को तुरंत देख लिया। मशीन इसलिए फेल नहीं हो रही थी कि उसकी पकड़ कमजोर थी। वो इसलिए फेल हो रही थी क्योंकि दीवार एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर कांप रही थी जिससे सक्शन कप्स ढीले हो जाते थे। मोटर की टाइमिंग में एक छोटा सा बदलाव उस कंपन को हमारे पक्ष में काम में ले आता, जिससे मशीन किसी नियंत्रित कीड़े की तरह ऊपर की ओर उछलती। क्लेयर ने मेरी तरफ देखा। मैंने लगभग अदृश्य रूप से अपना सिर हिला दिया। एड्रियन देख रहा था। क्लेयर समझ गई। वो मुड़ी और उसने मोटर चेक करने का नाटक करते हुए खुद ही वो एडजस्टमेंट कर दिया। मशीन दीवार पर तेजी से ऊपर चढ़ी और घंटी पर इतनी जोर से मारी कि वह छत से जा टकराई। सबने चीयर किया।
दिया। एड्रियन ने क्लेयर को देखा, फिर उसने मुझे देखा। मैंने एक गर्व महसूस कर रहे इक्विपमेंट मैनेजर की तरह उसे थम्स अप दिया। भाई साहब ने एक थम्स अप को देखकर ऐसा बर्ताव किया मानो उन्होंने दूसरे शूटर को ढूंढ निकाला हो। 80वें दिन क्राउन चैलेंज का प्रिलिमिनरी राउंड शुरू हुआ। 50 स्कूलों की टीमों ने शीशे के किले की तरह बने एक कन्वेंशन सेंटर को भर दिया। कैमरे छत की पटरियों पर तैर रहे थे। विशाल स्क्रीन पर स्कोर, इंटरव्यू और 6 एंगल से ग्रांट का चेहरा दिख रहा था, क्योंकि नेशनल टेलीविजन के लिए एक अरबती का माथा काफी नहीं था। हमारी टीम ने एक कमजोर टीम के रूप में एंट्री ली। क्लेयर ने सभी को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन दूसरे स्कूलों के पास प्राइवेट कोच, कस्टम उपकरण और ऐसे छात्र थे जो बचपन से ट्रेनिंग ले रहे थे। एक टीम तो मैचिंग सिल्वर जैकेट पहनकर और दरवाजे खोल सकने वाले एक रोबोट डॉग को साथ लेकर आई थी। रायन एक दर्शक के रूप में आया था। उसने कुत्ते को देखा, हमारे केबलों के डिब्बे को देखा और फुसफुसाया, हमारी तो वाट लग गई। वो गलत नहीं था। पहली चुनौती नेविगेशन की थी। हर टीम एक भूल भुलैया में ड्रोन को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन पायलट ट्रैक को देख नहीं सकता था। बाकी टीम मेंबर्स को सीमित शब्दों का इस्तेमाल करके इसका वर्णन करना था। जाहिर रणनीति कुशल कम्युनिकेशन की थी। असली रणनीति भूल भुलैया बनाने वाले को समझने की थी। मैंने पिछले 7 सालों के क्राउन चैलेंज कोर्सेज का अध्ययन किया था। ग्रांट के डिजाइनर्स को सिमेट्री, नाटकीय रूप से बाल बाल बचना और कैमरे के अनुकूल मोड़ों से प्यार था। भूल भुलैया रैंडम नहीं थी। ये इंजीनियरिंग का नाटक करती हुई एक एंटरटेनमेंट की चीज थी। इक्विपमेंट स्टेशन से मैंने पहली 2 टीमों को क्रैश होते देखा। उनके उड़ने के रास्तों ने 3 दीवारों का खुलासा किया। कैमरे के एंगल्स ने 4 और दीवारों के रिफ्लेक्शंस दिखाए। फर्श पर एक परछाई ने एक ऐसी रुकावट की ऊंचाई दिखाई जिसे कोई और नहीं देख सकता था। मैंने क्लेयर को 5 रंगीन निशानों वाला एक केबल थमाया। हमने प्रैक्टिस के दौरान ये कोड बनाया था। हर रंग एक मूवमेंट सीक्वेंस का प्रतिनिधित्व करता था। ये इक्विपमेंट लेबलिंग जैसा लग रहा था। क्लेयर ने उन निशानों को निर्देशों में बदला। हमारे ड्रोन ने 22 सेकंड में भूल भुलैया पार कर ली, जो पसंदीदा टीम से 9 सेकंड तेज था। दूसरी चुनौती रिसोर्स स्ट्रैटेजी की थी। हर टीम एक काल्पनिक तूफान के बाद के छोटे शहर को कंट्रोल कर रही थी। हमारे पास सीमित बिजली, खाना, गाड़ियां और समय था। एक जिले को बचाने से दूसरा खतरे में पड़ जाता। स्कोरिंग रूल्स में सबसे ज्यादा कुल आबादी को बचाने पर इनाम था। हर टीम ने सबसे बड़े जिलों की ओर गाड़ियां भेजी। मैंने ध्यान दिया कि नक्शे पर नदी का स्तर हर 30 सेकंड में 1 मिमी बढ़ रहा था। तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने क्लेयर को सबसे बड़ा जिला छोड़ने का इशारा किया। वो हिचकिचाई। कैमरे उस पर थे। भीड़ को लगता कि वो हजारों सिमुलेटेड लोगों की बलि दे रही है। फिर उसने मुझ पर भरोसा किया। हमने हर गाड़ी को ऊपर की ओर भेजा, वाटर पंप्स के पास जनरेटर रखे और इंतजार किया। 90 सेकंड बाद नदी के पानी ने मुख्य सड़कों को डुबो दिया। दूसरी टीमों ने अपने आधे संसाधन खो दिए। हमारी गाड़ियां उन रास्तों से ढलान पर उतरी जो अभी अभी खुले थे और उन्होंने लगभग सभी को बचा लिया। स्कोर बोर्ड उछल पड़ा। ग्रांट अपने प्राइवेट व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर आगे की ओर झुका। एड्रियन नहीं हिला। तीसरी चुनौती नेगोशिएशन की थी। टीमों को मटेरियल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले रंगीन ब्लॉक्स का व्यापार करना था। किसी भी टीम के पास अकेले अपने स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए काफी ब्लॉक्स नहीं थे। गठबंधन तुरंत बन गए। मेरी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं थी, इसलिए मैं बोल नहीं सकता था। वो ठीक था। लोग तब ज्यादा चीजें उजागर करते हैं जब उन्हें लगता है कि शांत इंसान उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। मैंने बॉडी पोस्चर, आंखों की मूवमेंट और उस स्पीड को देखा जिस पर हर टीम अपने ब्लॉक्स गिन रही थी। एक टीम ब्लू पीसेस होने का झूठा दिखावा कर रही थी। दूसरी के पास रेट बहुत ज्यादा था, लेकिन उसका मानना था कि रेट कीमती हो जाएगा। तीसरी टीम को जीतने से ज्यादा अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम को आगे बढ़ने से रोकने की परवाह थी। मैंने क्लेयर को बैटरी लेबल पर 3 नंबर लिख कर दिए। उसने ऐसे ट्रेड्स किए जो देखने में खराब लग रहे थे। हमने वो काम के पीसेस दे दिए जिनके बदले हमें ऐसे रंग मिले जिन्हें कोई नहीं चाहता था। कमेंटेटर्स ने इसे एक नाकामी कहा। भीड़ करा उठी। ग्रांट मुस्कुराया। फिर निर्माण का अंतिम नियम सामने आया। हर स्ट्रक्चर को एक ऐसी नींव की जरूरत थी जो सबसे कम ट्रेड किए गए रंग से बनी हो। हम लगभग उस पूरे रंग के मालिक थे। क्लेयर ने बहुत भारी कीमतों पर पीसेस वापस बेचे, हमारा स्ट्रक्चर पूरा किया और ओवल पहले नंबर पर फिनिश किया। कन्वेंशन सेंटर गूंज उठा। ग्रांट टीम को बधाई देने नीचे आया। उसने क्लेयर से हाथ मिलाया, उसकी लीडरशिप की तारीफ की और फिर इक्विपमेंट कार्ड के पीछे मुझे देखा। फॉलोवर, उसने कहा। उसे याद था। मैंने अपना सिर झुका लिया। मैं केबलों के काम में अच्छा हूँ। उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। हर किसी का एक लेवल होता है। मैंने उसके ऊपर बने स्कोरबोर्ड को देखा, फिर वापस उसके चेहरे को। हाँ,
मैंने कहा, होता तो है। एक सेकंड के लिए मेरी टोन में कुछ ऐसा था जो उस तक पहुंचा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। एड्रियन ने इसे देख लिया। हम नेशनल फाइनल में पहुंच गए थे। उस शाम एड्रियन स्कूल के पास एक डाइनर में मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने मुझे न्योता नहीं दिया था, वो बस अचानक बूथ में तब प्रकट हुआ जब मैं कॉफी का बिल दे रहा था। मानो कुर्सियां सबूत हो और पर्सनल बाउंड्रीज सिर्फ अफवाहें। मुझे ये सीट पसंद है, उसने कहा। 20 सीटें खाली है, पर इस पर तुम हो। मैं बैठ गया क्योंकि मना करने से डर झलकता। उसने हम दोनों के बीच चीनी का एक पैकेट रखा। एक इंसान $200 से शुरुआत करता है। 6 हफ्तों में वो इसे लगभग $500 मिलियन में बदल देता है। वो एक्सपर्ट से पहले किसी प्रोडक्ट के फेल होने का अंदाजा लगा लेता है। फिर जैसे ही कोई उस पर नजर रखना शुरू करता है, उसका बर्ताव बदल जाता है। वो क्या है? किस्मत वाला? किस्मत में बचाव वाला बर्ताव नहीं होता। अपराधी? जरूरी नहीं, काल्पनिक। एड्रियन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम सवालों के दायरे को बढ़ाकर उनका जवाब देते हो, कॉफी पीते वक्त अजीब सवाल पूछते हो। उसने चीनी के पैकेट को घुमाया ताकि उसका लेबल मेरी तरफ हो जाए। ट्रेडर की हरकतें एक स्टूडेंट के शेड्यूल से मिलती है। मुझे यही उम्मीद थी। तो तुम्हें स्टूडेंट्स की जांच करनी चाहिए। मैं कर तो रहा हूँ। बाहर से एक बस गुजरी। उसकी परछाई खिड़की पर पड़ी। उस बहती परछाई में मैंने पार्क की हुई कार में ग्रांट के सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहने 2 लोगों को बैठे देखा। एड्रियन अकेले नहीं आया था। ग्रांट इस मीटिंग पर नजर रख रहा था। उसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं एड्रियन को पूरी तरह यकीन दिला देता तो ग्रांट को एड्रियन पर शक हो सकता था। अगर मैं गुनहगार जैसा बर्ताव करता तो ग्रांट का ध्यान मुझ पर आ जाता। मुझे अलग अलग वजहों से दोनों को उलझन में रखना था। इसलिए मैंने एक तीसरी संभावना बनाई। मैं थोड़ा आगे झुका और अपनी आवाज धीमी की। क्या हो अगर वो स्टूडेंट गद्दार न हो? एड्रियन की आंखें तेज हो गई। क्या हो अगर कोई तुम्हें एक स्टूडेंट के पीछे भगाने के लिए स्कूल के शेड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हो? मैंने बात जारी रखी। कोई टीचर, कोई पेरेंट, कोई ऐसा जो जानता है कि तुम पैटर्न्स को पकड़ लोगे। ये विचार इतना सीधा था कि एड्रियन इस पर पहले ही सोच चुका था। काम की बात वो थ्योरी नहीं थी, बल्कि ये थी कि मैंने शिकारी के दामपेच के ढांचे को पहचान लिया था। एड्रियन के लिए उसने मुझे और भी संदिग्ध बना दिया। खिड़की से देख रहे ग्रांट के लोगों के लिए मैं एक होशियार स्टूडेंट लग रहा था जिससे सलाह ली जा रही थी। मैं खड़ा हुआ। मुझे घर जाना है। एड्रियन ने मुझे नहीं रोका। एथन, मैं मुड़ा। टेस्ट पर वो खाली सवाल, उसने कहा। टेढ़ा मेढ़ा स्माइली फैसी क्यों? क्योंकि खाली पन्ना उदास लग रहा था। वो मुझे घूरता रहा। मैंने ठीक उसी ड्राइंग की तरह मुस्कान दी और बाहर निकल गया। 90वें दिन तक मेरा टोटल 190 पहुंच गया। दुनिया धीमी होनी शुरू हो गई। सचमुच में नहीं, बारिश की बूंदें हवा में जमी नहीं थी और नहीं मैं बीज गणित करके गोलियों से बच सकता था। लेकिन लोगों के फैसला लेने से पहले ही फैसले मेरे सामने खुलने लगे थे। मैं किसी बात के पहले 3 शब्द सुनता और उसके अंत का नक्शा बना लेता। मैं किसी हाथ को जेब की तरफ बढ़ते देखता और जान जाता कि वो फोन चाहता है, चाबियां या दिलासा। भीड़ मौसम के मिजाज जैसी बन गई। बाजार घबराए हुए जानवरों जैसे बन गए। मशीनें लोहे से बनी दलीलें बन गई। मैं बोर भी होने लगा था। वो खतरनाक था। बिना किसी रुकावट के ताकत अंदर की तरफ मुड़ जाती है। मैं अपने अंदर ठंडे और साफ तिरस्कार को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। टीचर्स उन चीजों को दोबारा समझाते थे जिनसे मैं आगे निकल चुका था। एक्सपर्ट्स उन पैटर्न्स पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते थे जिन्हें वे देख नहीं सकते थे। ग्रांट ने सुस्त लोगों से थोड़ा तेज होकर अपना साम्राज्य बनाया था और उसका मानना था कि इस रफ्तार ने उसे भगवान बना दिया था। मुझे अब तालियां नहीं चाहिए थी। मुझे कंट्रोल चाहिए था। हुक्म चलाने वाला बचकाना कंट्रोल नहीं। असली कंट्रोल दिखाई नहीं देता। वो विकल्पों को इस तरह सजाना है कि हर कोई आपके मनचाहे नतीजे की तरफ बढ़े, ये मानते हुए कि उन्होंने रास्ता खुद चुना है। मैंने मिरर का दायरा बढ़ाया। उसने पब्लिक शिपिंग फीड्स, वेदर मॉडल्स, एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, सैटेलाइट इमेजेस और इंसानों के लाखों छोटे छोटे सिग्नल्स को स्कैन करना शुरू कर दिया। मैं पूरी दुनिया को प्रोसेस नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे जरूरत भी नहीं थी। दुनिया खुद को दोहराती थी। एक बाजार का डर दूसरे बाजार के डर जैसा ही था। एक बोर्डरूम का घमंड एक क्लासरूम के घमंड जैसा ही था। स्केल बदला था, लोग नहीं बदले थे। 3 हफ्तों के भीतर $500 मिलियन $8 मिलियन बन गए। मैंने कोई स्पोर्ट्स कार नहीं खरीदी। असुरक्षित लोग तब ऐसा करते हैं जब पर्सनालिटी से पहले पैसा आ जाता है। मैंने एक इमारत खरीदी। ये शहर के किनारे 40 मंजिला एक अधूरी बनी मीनार थी जो डेवलपर के डूबने के बाद लावारिस पड़ी थी। इसकी खिड़कियां काली थी। इसकी ऊपरी मंजिलें खुले आसमान के नीचे थी। सबने लोहे से बनी एक नाकामी देखी। मैंने एक ऐसा दिमाग देखा जो बिजली का इंतजार कर रहा था। लगभग पूरी तरह से सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल एजेंट्स द्वारा चलाई जाने वाली एक कंपनी का इस्तेमाल
करके जो मुझसे कभी नहीं मिले थे। मैंने नीलामी में उस टावर को खरीद लिया। मैंने कुछ नहीं बदला, उस पर कोई लोगो नहीं लगाया। कंस्ट्रक्शन क्रू रात में वापस आए और उन्होंने सर्वर्स, लैबोरेटरीज, छिपी हुई लिफ्ट्स, ड्रोन प्लेटफॉर्म्स और सबसे ऊपर एक शीशे का कमरा बनाया जहां से मैं पूरे शहर को देख सकता था। रायन अब भी यही मानता था कि मैं जार में अपने लंच के पैसे बचाता हूँ। क्लेयर मानती थी कि मैं एक घबराया हुआ जीनियस हूँ जो अंधेरे में छिपकर उसकी टीम की मदद कर रहा है। ग्रांट मानता था कि वो रहस्यमयी ट्रेडर शायद कोई उम्रदराज प्रोफेशनल था। एड्रियन मानता था कि मैं इसमें शामिल था, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सकता था कि कैसे। वे सब गलत थे। मैं अंधेरे में छिपकर मदद नहीं कर रहा था, मैं उनके ही अंदर एक तख्त बना रहा था। 97वें दिन मैं उस अधूरी छत पर खड़ा था जबकि हवा मेरे कोट को चीर रही थी। मेरे नीचे शहर ग्रिड्स और नसों की तरह चमक रहा था। मेरा टावर अभी पूरा नहीं हुआ था। अरबतियों के मानकों के हिसाब से मेरी दौलत अभी छोटी थी और ग्रेजुएशन में अभी भी महीनों बाकी थे। फिर वो सुबह वाला मैसेज मेरे दिमाग में दोबारा कौंधा। हर दिन एक पॉइंट, कल मैं और समझदार हो जाऊंगा, परसों और भी ज्यादा समझदार। ग्रांट का साम्राज्य बनने में 15 साल लगे थे। मेरी मौजूदा रफ्तार से मैं स्प्रिंग ब्रेक से पहले ही उस सब को समझ चुका होता। भाई साहब को 15 साल की कड़ी मेहनत लगी थी और मैं सीनियर सेमेस्टर के दौरान ही उसकी पूरी नस्ल को स्पीडन करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरुआत कर पाता, मिरर ने एक अलर्ट जारी किया, एक मार्केट अकाउंट से जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। 97 कंपनियों में से हर एक का ठीक एक शेयर खरीदा गया था। वे कंपनियां आपस में अनरिलेटेड लग रही थी। एयरलाइंस, फूड प्रोड्यूसर, रोबोटिक्स फर्म्स, मूवी स्टूडियोज, माइनिंग ऑपरेशंस। 97 कंपनियां, 97वां दिन। इस खरीद की कुल कीमत मेरी पहली फोरकास्टिंग एंट्री की लागत से पाई पाई मैच करती थी। एड्रियन ने टावर ढूंढ निकाला था और उसने बिना छुए दरवाजा खटखटा दिया था। मैं उस रात सोया नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे डर था कि एड्रियन ने मेरा हेडक्वार्टर ढूंढ लिया है। डर तभी काम का होता है जब वो तैयारी बन जाए। मैं इसलिए जागता रहा क्योंकि उसके मैसेज में सिर्फ एक धमकी से कहीं ज्यादा कुछ था। उसने टावर की खोज कर ली थी, फिर भी उसने ग्रांट के सामने इसका खुलासा नहीं किया था। अगर ग्रांट को पता होता तो सिक्योरिटी टीमें पहले ही इमारत को घेर चुकी होती। न्यूज हेलीकॉप्टर्स छत के चक्कर लगा रहे होते। दुनिया की हर फाइनेंशियल एजेंसी अचानक कंस्ट्रक्शन परमिट्स और बिजली की खपत में दिलचस्पी लेने लगती। इसके बजाय एड्रियन ने एक प्राइवेट सिग्नल भेजा था जिसे सिर्फ मैं समझ सकता था। वो चाहता था कि खेल जारी रहे। इसने उसे ग्रांट से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। ग्रांट ताकत चाहता था, ताकत लोगों को बेताब बना देती है। एड्रियन सच चाहता था, सच हमेशा इंतजार कर सकता है। मैंने सुबह होने से पहले जवाब दिया। मिरर ने 98 कंपनियों में से एक शेयर खरीदा, लेकिन वे कंपनियां रैंडम नहीं थी। उनके टिकर सिंबल्स को उनकी स्थापना की तारीखों के हिसाब से व्यवस्थित करने पर एक वाक्य बनता था, नाइस ट्राई, अच्छा प्रयास। फिर मैंने उन सभी शेयर्स को 6:17 बजे बेच दिया। ठीक उसी मिनट जब मेरी इंटेलिजेंस बढ़ती थी। ये लापरवाही भरा था। इसने ये उजागर कर दिया कि 97 नंबर मायने रखता था और समय मायने रखता था, लेकिन इसने दर्जनों गलत बातें भी गढ़ दी। शायद मैंने 97 दिनों का प्रोजेक्ट पूरा किया था, शायद मेरी उम्र 97 साल थी, शायद टावर के 97 इन्वेस्टर्स थे, शायद 6:17 पैदा होने का समय था, ट्रेन का शेड्यूल था, या वो पल था जब मुझे ड्रामा करने में मजा आता था। सबसे होशियार कदम हमेशा जानकारी छुपाना नहीं होता, कभी कभी एक सच को आकर्षक झूठों के पहाड़ के नीचे दफना देना होता है। 6:40 बजे एड्रियन ने टावर में कदम रखा। मैंने अपने बेडरूम से कैमरों के जरिए देखा। उसने किसी ताले को दरकिनार नहीं किया था और नहीं कोई खिड़की तोड़ी थी। मेन गेट उसके लिए इसलिए खुला क्योंकि मैंने ऐसा करने के निर्देश दिए थे। प्रवेश से मना करने से ये साबित हो जाता कि मुझे इस बात की परवाह थी कि वो क्या देख रहा है। फर्श पर पेंट की गई एक सफेद लाइन के अलावा लॉबी पूरी तरह खाली थी। एड्रियन उस लाइन के पीछे पीछे लिफ्ट तक गया। लिफ्ट उसे 23वीं मंजिल पर ले गई, जहाँ एक कमरे को इस तरह तैयार किया गया था मानो वो किसी सीक्रेट इन्वेस्टमेंट रिसर्च ग्रुप का ऑफिस हो। स्क्रीन नकली कर्मचारियों का शेड्यूल दिखा रही थी। लावारिस कपों से कॉफी का धुआं निकल रहा था। कुर्सियों पर कोट टंगे थे। दूर गलियारों में चहलबदम की रिकॉर्डेड आवाजें गूंज रही थी। एक प्रिंटर हर कुछ मिनट में पन्ने निकाल रहा था। पूरी मंजिल किसी भरे पूरे दफ्तर की तरह सांस ले रही थी। एड्रियन ने किसी चीज को नहीं छुआ। एक स्क्रीन ऑन हुई। एक जनरेटेड नकली चेहरा उभरा, उम्रदराज और शांत, जो किसी भी असली इंसान के चेहरे से मेल नहीं खाता था। स्वागत है, उस चेहरे ने सैकड़ों पब्लिक रिकॉर्डिंग से बनी एक आवाज में कहा। एड्रियन ने स्क्रीन के ऊपर लगे कैमरे की तरफ देखा। एथन ने ये मुस्कान चुनी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर रुक
रुक गई। जनरेटेड चेहरा मुस्कुराया। एड्रियन ने आगे कहा, ये उसके टेस्ट वाली ड्राइंग से मिलती जुलती है। मैंने दूर से ही मुस्कान बदल दी। दिलचस्प थ्योरी, आवाज ने कहा। जब मैं उसका जिक्र करता हूँ तो रिस्पॉन्स में 14 मिलीसेकंड की देरी होती है। मैंने नेटवर्क डिले, आई ट्रैकिंग, सांसों के पैटर्न और ऑडियो लेटेंसी का ध्यान रखा था। मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा था कि एड्रियन जुमले की टाइमिंग की तुलना खास शब्दों से कर रहा था, इसलिए मैंने डिले को पूरी तरह से हटा दिया। इससे पहले कि एड्रियन अपना अगला सवाल खत्म कर पाता, उस चेहरे ने बोलना शुरू कर दिया। तुम मान रहे हो कि इसे चलाने वाला कोई एक ही इंसान है, उसने कहा। वो तुम्हारी कमजोरी है। एड्रियन ने अपना सिर तिरछा किया। नहीं, मेरी कमजोरी ये है कि मुझे सही साबित होना पसंद है। तो फिर इसका आनंद लो। उस मंजिल की हर स्क्रीन एक साथ बदल गई। वे 20 शहरों से लाइव इमेजेस दिखा रही थी। ट्रैफिक जाम, बंदरगाह, शॉपिंग सेंटर्स, वेदर स्टेशंस और दुनिया भर में खुलते बाजार। मिरर ने उन्हें जोड़ने वाले छोटे छोटे पैटर्न्स को हाईलाइट किया। छाते की बिक्री में बढ़ोतरी से ट्रेन में देरी का अंदाजा लगाया गया। सेलफोन कैमरों में इस्तेमाल होने वाली धातु की मांग एक सेलिब्रिटी की अफवाह से बदल गई। एक खेल की जीत ने रेस्तरां के ट्रैफिक को बदल दिया, जिसने डिलीवरी ईंधन की खरीद को बदल दिया और उसने एक क्षेत्रीय ऊर्जा मूल्य को हिलाकर रख दिया। मैंने एड्रियन को उसके अंदर के दिमाग को दिखाए बिना मशीन की एक झलक दी। वो चुपचाप देखता रहा। जनरेटेड चेहरे ने कहा, दुनिया रैंडम नहीं है, ये बस ज्यादातर लोगों के ध्यान की सीमा से कहीं बड़ी है। एड्रियन ने सीधे कैमरे में देखा। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई 18 साल का लड़का दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की एक किताब पढ़ने के बाद कहेगा। मैं लगभग हंस ही पड़ा। भाई साहब एक प्रेडिक्टिव सुपर कंप्यूटरों से भरे गुप्त गगनचुंबी टावर में दाखिल हुए और फिर भी उनके पास मालिक के नकली गंभीर रूप का मजाक उड़ाने का समय था। फिर एड्रियन ने मेज पर कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा रखा और चला गया। लिफ्ट के जमीन पर पहुंचने के बाद मैंने उसे निकालने के लिए एक ड्रोन भेजा। कागज में एक वाक्य लिखा था, तुम बहुत तेजी से बेहतर हो रहे हो। वो पहला अवलोकन था जो सच के करीब आया था। मैंने उस नोट को जला दिया। क्राउन चैलेंज का नेशनल फाइनल दिन बाद 40,000 लोगों से भरे स्टेडियम में हुआ। तब तक मेरा टोटल जहां से मैंने शुरुआत की थी उससे 110 पॉइंट्स ऊपर था। मैं 210 पर पहुंच गया था। स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट अब किसी काम की चीज का मापन नहीं करते थे। उनके सबसे कठिन सवाल वार्म अप पहेलियों जैसे लगते थे। मुझे केवल रुकावट महसूस करने के लिए चुनौतियों का आविष्कार करने की जरूरत थी। ग्रांट ने एक चुनौती पेश की। स्टेडियम के फर्श पर स्टील के टावरों, सड़कों, पानी की टंकियों, बिजली की लाइनों और चलती गाड़ियों से बना एक छोटा शहर बना था। हर स्कूल एक शीशे के कमांड बूथ से कंस्ट्रक्शन ड्रोन्स और रेस्क्यू मशीनों को कंट्रोल कर रहा था। परिदृश्य सीधा था। मॉडल शहर में एक भूकंप आएगा और टीमों को ज्यादा से ज्यादा जोन बचाने होंगे। सीधा एक झूठ था। मैंने पश्चिमी टावर के नीचे अतिरिक्त केबल देखे। हमारे बूथ के चारों ओर के कैमरों में दूसरों की तुलना में पतले लेंस थे। ग्रांट के सुरक्षा कर्मी क्लेयर के बजाय मुझे देख रहे थे। एड्रियन जजों के पास अकेले बैठा स्टेडियम की छत को घूर रहा था। ग्रांट ने फाइनल को मुझे मजबूर करने के लिए डिजाइन किया था। काउंटडाउन शुरू हुआ। क्लेयर ने टीम को लीड किया। मैं इक्विपमेंट क्रू के साथ उसके पीछे खड़ा था। रायन दर्शकों के बीच मेरे नाम की गलत स्पेलिंग वाला एक बोर्ड थामे बैठा था, जबकि वह मुझे 6 सालों से जानता था। सिमुलेटेड भूकंप शुरू हुआ। इमारतें हिली, सड़कें फट गई, पारदर्शी पाइपों से पानी बहने लगा। टीमें सबसे कीमती जोन की ओर ड्रोन्स दौड़ाने लगी। मैंने मॉडल को नजरअंदाज किया। पश्चिमी टावर की सपोर्ट केबल गलत फ्रीक्वेंसी पर कांप रही थी। वो खेल का हिस्सा नहीं थी। स्टेडियम की मशीनरी के अंदर एक असली स्ट्रक्चरल पिन फेल हो गई थी। 2 मिनट से भी कम समय में 20 टन की एक लाइटिंग रिग झुक जाएगी। ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम को इसे रोकना चाहिए था, लेकिन सेफ्टी इंडिकेटर बंद पड़ा था। साजिश थी या हादसा, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके नीचे 40,000 लोग बैठे थे। मैं छिपा रह सकता था और लोगों की जान जोखिम में डाल सकता था या उन्हें बचाने के लिए काफी हद तक खुद को जाहिर कर सकता था। वो ग्रांट का जाल था। उसे उम्मीद थी कि मैं क्लेयर को निर्देश फुसफुसाऊंगा। इसके बजाय मैं मुख्य कंसोल की ओर बढ़ा। कोच ने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि वेस्ट रिग फेल हो रहा है। उसने ऊपर देखा, उसे कुछ नहीं दिखा और उसने मुझे अपने स्टेशन पर लौटने को कहा। 90 सेकंड। मैंने मेंटेनेंस डिस्प्ले में एंट्री ली। स्टेडियम सिस्टम ने बाहरी कंट्रोल को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्शन ड्रोन्स मॉडल के सेफ्टी सेंसर्स की तरह ही इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते थे। मैंने 12 ड्रोन्स का रास्ता बदला, उन्हें रिग के नीचे उड़ाया और उनकी मैग्नेटिक लिफ्टिंग आर्म्स को 3 सपोर्ट केबल से जोड़ दिया। दर्शकों को लगा कि ये कंपटीशन का हिस्सा है। ग्रांट खड़ा हो गया। एड्रियन मुस्कुराया। 60 सेकंड। ड्रोन रिग को थामने के लिए बहुत कमजोर थे। मुझे उन्हें थामे रखने की जरूरत
जरूरत नहीं थी। मुझे उनसे केवल इसके गिरने के तरीके को बदलने की जरूरत थी। मैंने क्लेयर को पश्चिमी मॉडल जोन को खाली करने का आदेश दिया। उसने मेरी टोन सुनी और बिना पूछे बात मान ली। वर्चुअल नागरिकों को छोड़ दिए जाने पर हमारा स्कोर नीचे गिर गया। 30 सेकंड। मैंने मॉडल शहर की सबसे ऊंची क्रेन को एरिना के किनारे की ओर घुमाया। कमेंटेटर चिल्लाया कि मैंने हमारी रणनीति बर्बाद कर दी है। भीड़ ने हूटिंग की। फिर असली लाइटिंग रिग टूट गया। स्टेडियम के ऊपर धातु की चीख गूंज उठी। ड्रोन्स ने 3 सपोर्ट केबल्स को एक तरफ खींचा। गिरती हुई रिग घूमी, मॉडल क्रेन से टकराई, उसकी रीइंफोर्स्ड आर्म से फिसलती हुई नीचे आई और उस खाली पश्चिमी जोन में जा गिरी जिसे हमने खाली कराया था। इस टक्कर ने छोटे शहर का एक चौथाई हिस्सा तबाह कर दिया। दर्शकों में से किसी को चोट नहीं आई। पूरे 3 सेकंड तक 40,000 लोगों ने कोई आवाज नहीं निकाली। फिर स्टेडियम एक ही समय में दहशत और तालियों से गूंज उठा। कैमरे मेरी तरफ मुड़ गए। मैंने केबल के तनाव, ड्रोन के थ्रस्ट, मेटल की थकावट और क्रेन की लोड कैपेसिटी का इस्तेमाल करके 20 सेकंड से भी कम समय में उसके गिरने का हिसाब लगा लिया था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो एक आम इक्विपमेंट वॉलंटियर कर सके। इसलिए मैंने जनता को एक आसान कहानी दी। मैंने क्लेयर के कंधे को पकड़ा और उसकी ओर इशारा किया। इसने सबसे पहले देखा। मैं चिल्लाया। क्लेयर की आंखें फैल गई। मैं और तेजी से बोला। टुकड़ों में उसे पूरी बात समझाता गया। वो तुरंत समझ गई। जब रिपोर्टर्स बूथ की ओर भागे तो क्लेयर ने बताया कि कैसे टीम ने सेटअप के दौरान कंपन पर ध्यान दिया था और इमरजेंसी रिस्पांस तैयार किया था। मैंने घबराए हुए होने का नाटक किया। कोच, जिसने मुझे नजरअंदाज किया था, ये बात मानने से बचने के लिए बेताब था और उसने उसकी बात का समर्थन किया। ग्रांट जानता था कि ये झूठ था। एड्रियन जानता था कि ये झूठ था। क्लेयर जानती थी कि मैंने क्या किया था। दर्शकों को कुछ नहीं पता था। सुरक्षा में देरी के बाद फाइनल दोबारा शुरू हुआ। हमारा मॉडल शहर तबाह हो चुका था। हमारा स्कोर सबसे आखिरी में था और हमारे आधे ड्रोन्स क्षतिग्रस्त हो गए थे। ग्रांट को उम्मीद थी कि हम हार जाएंगे। मुझे बुरा लगा। नियमों में आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकवरी की स्पीड के लिए अंक मिलते थे। उन्होंने ये शर्त नहीं रखी थी कि मूल शहर का बचना जरूरी है, जबकि दूसरी टीमें क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर रही थी। मैंने क्लेयर से हमारे पास जो कुछ भी बचा था सब कुछ अलग अलग करवा दिया। टावर, पुल, गाड़ियां, पाइप। कमेंटेटर्स ने इसे सरेंडर कहा। हमने बाकी बचे स्ट्रक्चर्स को चपटा करके प्लेटफॉर्म बना दिया। पानी की टंकियों को आपस में जोड़कर काउंटरवेट बना दिया और बचे हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पूरे पड़ोस को चलती फिरती नींवों पर उठा दिया। जब सिमुलेटेड भूकंप का दूसरा झटका आया तो दूसरे शहर फिर से टूट गए। हमारा शहर हिल गया। हमने मॉडल शहर को रेंगते हुए शहर में बदल दिया था। 40,000 लोग खड़े होकर चिल्ला रहे थे क्योंकि स्टील के जिले बिना किसी तैयारी के बने रास्तों पर एरिना में लुढ़क रहे थे, दरारों से बच रहे थे और हर जीवित नागरिक के मार्कर को सुरक्षित बचा रहे थे। वो मशीन किसी यांत्रिक महाद्वीप जैसी लग रही थी जो ग्रह से बचकर भाग रही हो। हम 90 सेकंड में आखिरी स्थान से पहले स्थान पर पहुंच गए। ग्रांट ने एक कंपटीशन बनाया था। मैंने नगर पालिका की योजना से एक एनिमे का क्लाइमैक्स बना दिया था। पुरस्कार समारोह में क्लेयर ने ट्रॉफी उठाई। टीम को स्कूल के लिए $10 मिलियन मिले। ग्रांट ने हर किसी से हाथ मिलाया, लेकिन जब वो मेरे पास पहुंचा तो उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तुम उसके पीछे छिपे थे, उसने धीरे से कहा। मैंने केबल उठाए थे। तुमने स्टेडियम को बचाया। तुक्का था। तुमने एक शहर को गाड़ी में बदल दिया। क्लेयर का आइडिया था। ग्रांट की पकड़ मजबूत हो गई। मेरे लिए काम करने आओ। कैमरे पास में थे, इसलिए हम मुस्कुराते रहे। मैं भी मुस्कुराया। मैं अभी भी चीजों को समझ ही रहा हूँ। उसकी आंखें सख्त हो गई। उसे याद आ गया कि उसने क्लासरूम में मुझसे ये शब्द कहे थे। मैंने वे शब्द उसे गिफ्ट रैप करके वापस लौटा दिए थे। समारोह के बाद क्लेयर ने मुझे स्टेडियम के नीचे ढूंढ लिया जहां इक्विपमेंट वाले ट्रक लोड हो रहे थे। उसने ये नहीं पूछा कि क्या मैंने सबको बचाया था। वो पहले से जानती थी। तुम कितने समझदार हो, उसने पूछा। मैं एक लकड़ी के बक्से से टिक गया। इतना समझदार कि इस सवाल से डर सकूं। ये कोई जवाब नहीं है, केवल यही एक जवाब मैं दे सकता हूँ। क्लेयर थोड़ा पास आई। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। हाँ, सच्चाई ने उसे इनकार करने से भी ज्यादा हैरान कर दिया। इससे पहले कि वो बोल पाती, मैंने अपनी बात जारी रखी। मैंने तुम पर भरोसा भी किया। मैं जानता था कि तुम मेरे निर्देशों को समझ सकती हो, टीम को कंट्रोल कर सकती हो और लोगों को शांत रख सकती हो। दोनों बातें सच हो सकती है। उसका गुस्सा गायब नहीं हुआ, वो और ज्यादा पेचीदा हो गया, जो कि मुझे चाहिए था। तुमने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये रेस्क्यू मेरा था। तुम सुरक्षित शहर बनाना चाहती थी। अब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। वो इसे सही नहीं बनाता, नहीं, वो इसे असरदार बनाता है। एक
पल के लिए मैंने उसकी आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देखा। एक शर्मीला छात्र नहीं, एक आम बच्चा नहीं, बल्कि कुछ उससे भी ज्यादा ठंडा। तभी रायन दर्शकों के सेक्शन से चुराया हुआ एक विशाल फोम का ताज लेकर आया। हम जीत गए, वो चिल्लाया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि हमारी दोस्ती का ग्रुप एक फोर्कलिफ्ट के पास नैतिक रूप से ढह रहा था। क्लेयर चली गई। रायन ने मेरे सिर पर फोम का ताज रख दिया। वो चिड़ी हुई क्यों लग रही है? मैंने 40,000 लोगों को बचाया और उसकी साख का इस्तेमाल किया। उसने धीरे से सिर हिलाया। ओह, तो नॉर्मल कंपटीशन ड्रामा। रायन में उस आदमी जैसे बचने के इंस्टिंक्ट्स थे जो किसी बाघ को सिर्फ इसलिए सहलाएगा क्योंकि वो अकेला लग रहा था। फाइनल के बाद ग्रांट ने मेरा पर्दाफाश नहीं किया। उसने कुछ ज्यादा होशियारी भरा काम किया। उसने जीतने वाली टीम को अपनी नौका पर एक जश्न के लिए बुलाया। वो जहाज एक तैरता हुआ महल था जिसमें 2 स्विमिंग पूल, एक हेलीकॉप्टर डेक, एक शीशे की लिफ्ट और एक इतना बड़ा डाइनिंग रूम था जो भूख को गरीब महसूस करा दे। अरबती, इन्वेस्टर्स, एथलीट्स और मीडिया से जुड़े लोग डेक पर ऐसी लाइटों के नीचे घूम रहे थे जो हर किसी को थोड़ा और महंगा दिखा रही थी। ग्रांट चाहता था कि मैं दौलत से घिर जाऊं। वो मुझे वो दुनिया दिखाना चाहता था जिसमें मैं कदम रख सकता था अगर मैं उसकी बात मानता। वो ये नहीं समझा कि मैंने उसके जहाज के पास लंगर डाले हुए जहाज को पहले ही खरीद लिया था। मेरा जहाज उससे बड़ा था। मैंने इसे 3 दिन पहले एक रिमोटी नीलामी के जरिए तब खरीदा था जब मिरर ने ये अंदाजा लगा लिया था कि कौन से बोली लगाने वाले कब बाहर हो जाएंगे। मैंने बाहर की लाइटिंग बदली, नाम हटाया और इसे ग्रांट के मेन डेक की नजर में पार कर दिया। रायन ने उसकी तस्वीरें खींचने में 10 मिनट बिताए। सोचो उसका मालिक होना कैसा लगता होगा। मैं न सोचने की कोशिश करता हूँ। क्लेयर ने मुझे सुना और मुझे शक भरी नजर से देखा। डिनर के दौरान ग्रांट ने एक स्ट्रैटेजी टेबल के इर्द गिर्द कई अमीर मेहमानों को इकट्ठा किया। उस खेल में दुनिया के नक्शे पर काले और सफेद पत्थर रखे जाते थे। खिलाड़ी एक दूसरे की चालों का अंदाजा लगाकर इलाका हासिल करते थे। ग्रांट सार्वजनिक रूप से कभी नहीं हारा था। उसने क्लेयर को खेलने के लिए बुलाया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम पत्थर उठाकर दे सकते हो। टेबल के चारों तरफ हंसी गूंज उठी। मैंने बात मान ली। पहले 6 राउंड्स में ग्रांट का दबदबा रहा। उसने साउथ अमेरिका में एक खिलाड़ी को फंसाया, दूसरे को एशिया से बाहर कर दिया और क्लेयर को उस इलाके का बचाव करने के लिए मजबूर किया जिस पर उसका हमला करने का इरादा ही नहीं था। मैंने उसके हुक्म के मुताबिक जहां जहां उसने कहा वहां पत्थर रख दिए और चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। फिर ग्रांट ने पूछा कि क्या मेरे पास क्लेयर के लिए कोई सलाह है। वो मुझे एक बार फिर नीचा दिखाना चाहता था। मैंने बोर्ड की तरफ देखा। उसे सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए। टेबल पर और ठहाके गूंजे। क्लेयर ने एक बार मुझे देखा और फिर अपने लगभग सारे पत्थर बोर्ड से हटा दिए। टेबल पर सन्नाटा छा गया। ग्रांट ने खाली इलाकों पर हमला कर दिया। बाकी खिलाड़ी खाली की हुई जमीन पर कब्जा करने के लिए भागे। उनके मोहरे पूरे बोर्ड पर फैल गए और एक दूसरे का रास्ता रोकने लगे। क्लेयर ने उत्तरी किनारे के साथ एक पतली पट्टी में सिर्फ 3 टापू बचाकर रखे थे। ग्रांट मुस्कुराया और अब मैंने समुद्री रास्ते पर एक सफेद पत्थर रखा। क्लेयर के वे तीनों टापू शिपिंग लेन के जरिए आपस में जुड़ गए। बाकी हर खिलाड़ी जरूरत से ज्यादा फैल चुका था। खेल के सप्लाई नियमों के तहत उनके इलाके अलग थलग पड़ गए। एक ही चाल में क्लेयर ने बोर्ड को जोड़ने वाले इकलौते नेटवर्क पर कब्जा कर लिया। वो जीत गई। ग्रांट पत्थरों को घूरता ही रह गया। अमीर मेहमान मुझसे सवाल पूछने लगे। मैंने जानबूझकर बेवकूफाना जवाब दिए, लेकिन जो असर पड़ना था वह पड़ चुका था। वे चाल देख चुके थे। एड्रियन ऊपरी डेक पर खड़ा शीशे के पार से सब देख रहा था। ग्रांट मेरी तरफ झुका। तुम्हें लगता है कि मुझे नीचा दिखाकर तुम ताकतवर बन गए? नहीं, मैंने कहा, ताकतवर होने की वजह से आपको नीचा दिखाना आसान हो जाता है। उसकी मुस्कान गायब हो गई। ठीक उसी पल हमारे बगल में खड़ी नौका याच्ड सिर से पांव तक जगमगा उठी। सैकड़ों सफेद लाइटों ने उसके बड़े आकार को उभार दिया। पानी के पार संगीत गूंजने लगा। उसके हेलीपैड के ऊपर ड्रोन्स के शो ने एक ताज का आकार बनाया और फिर उस ताज को टूटती हुई चिंगारियों में बिखेर दिया। हर मेहमान मुड़कर घूरने लगा। ग्रांट चिल्लाकर पूछने लगा कि इसका मालिक कौन है। क्रू का एक मेंबर मेरे पास आया और उसने चांदी का की कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। आपका हेलीकॉप्टर तैयार है। एथन, डेक पर सन्नाटा स्टेडियम वाली घटना से भी ज्यादा भयंकर तरीके से छाया। रायन का मुंह खुला का खुला रह गया। क्लेयर ने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली मानो उसने अभी अभी कोई खौफनाक इक्वेशन सुलझाया हो। ग्रांट ने मुझे देखा, फिर उस बड़ी नौका को। मैंने कार्ड थाम लिया। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कहा मैं अभी भी चीजों को समझ ही रहा हूँ। फिर मैं कनेक्टिंग लाउंज पार करके अपनी नौका पर चढ़ा और बिना एक शब्द कहे उसकी पार्टी से निकल गया। भाई साहब मुझे अपने पैसे का रौब दिखाने लाए थे और फॉर्मल जूतों में आए एक हाई स्कूल के लड़के के हाथों फाइनेंस
फाइनेंशियली पछाड़े गए। मेरी डेक से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। जैसे ही हम बंदरगाह से ऊपर उठे, ग्रांट की नौका नीचे छोटी होती चली गई। पहली बार मैंने कैमरों को अपना चेहरा साफ साफ कैप्चर करने दिया। अगली सुबह हर न्यूज चैनल ये जानना चाहता था कि एक आम स्टूडेंट के पास सैकड़ों मिलियन डॉलर की नौका कहां से आई। ग्रांट को जवाब चाहिए था, क्लेयर को जवाब चाहिए था। रायन ने मुझे 47 मैसेज भेजे, जिनमें से 30 मैसेज सिर्फ नौका शब्द के साथ क्वेश्चन मार्क से भरे थे, और एड्रियन ने सिर्फ एक मैसेज भेजा, अब हम नाटक करना बंद कर सकते हैं। नाटक का अंत मेरे सिवा बाकी सब के लिए बुरा हुआ था। सूरज उगने तक कैमरों की भीड़ ने मेरे घर को घेर लिया था। रिपोर्टर फुटपाथ पर खड़े होकर पूरे देश को मेरी ही जिंदगी समझा रहे थे, उन लोगों के आत्मविश्वास के साथ जिन्होंने महज 6 घंटे पहले मेरा नाम सुना था। उन्होंने मुझे मिस्ट्री स्टूडेंट इन्वेस्टर, यॉट जीनियस, टीनेज टाइकून और एक बेहद बेताब हेडलाइन में वो लड़का जिसने समंदर खरीद लिया कहा। मैं अपना स्कूल बैग टांगकर मेन गेट से बाहर निकला। हर दिशा से सवालों की बौछार होने लगी। पैसे कहाँ से आए? क्या वो नौका सच में मेरी है? क्या मैं ग्रांट के लिए काम करता हूँ? क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैं कोई छिपा हुआ शहजादा हूँ? एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, जबकि दूसरा टैक्स पॉलिसी पर चिल्ला रहा था, जिससे साबित हुआ कि हमारी सभ्यता अपनी बौद्धिक सीमा पर पहुंच चुकी है। मैं सड़क के किनारे रुका। मैंने एक फोरकास्टिंग कंपटीशन जीता था, मैंने कहा। फिर मैंने पब्लिकली उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन्वेस्टमेंट्स किए। कुछ कामयाब रहे। कितने? काफी। आपकी टोटल वर्थ कितनी है? मैंने आज सुबह चेक नहीं किया। वही जवाब हर जगह रीप्ले होने वाली क्लिप बन गया। वैसे मैंने चेक कर लिया था। मेरी होल्डिंग्स की कीमत 900 मिलियन डॉलर से थोड़ी ज्यादा हो चुकी थी। लंच तक वो $1 बिलियन पार कर गई। मैं हिस्ट्री क्लास में बैठकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वर्कशीट से जूझने का नाटक करते करते अरबती बन गया था। टीचर मेरी तरफ ऐसे घूर रही थी मानो पैसे ने मुझे कोई खूंखार जानवर बना दिया हो जो प्रोजेक्टर पर हमला कर सकता है। सालों तक मुझे नजरअंदाज करने वाले स्टूडेंट्स को अचानक मेरी सलाह चाहिए थी। लोग दोस्ती, बिजनेस आइडियाज, पार्टी इन्विटेशंस और घर के बने कुकीज ऑफर कर रहे थे। एक स्टूडेंट ने तो दावा किया कि हम हमेशा से गहरे दोस्त थे क्योंकि एक बार मैंने उसे इरेजर दिया था। एक नौका देखकर ये लोग ऐसे तलवे चाटने लगे मानो भाई ने खुद पानी का आविष्कार किया हो। रायन सनग्लासेस पहनकर क्लास में आया और ऐलान किया कि अब वो मेरा हेड ऑफ सिक्योरिटी है। तुम नहीं हो, मैंने उससे कहा। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। कोई मेरे पार नहीं आ पाया। तुम सबके बाद आए हो। बिल्कुल सिक्योर। क्लेयर उस भीड़ में शामिल नहीं हुई। उसने कमरा खाली होने का इंतजार किया, फिर अपना फोन मेरी डेस्क पर रखा। स्क्रीन पर मेरे टावर की फोटो थी। मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रैक किया। मैंने ऊपर देखा। तुम उसके भी मालिक हो? हाँ। तुमने कितना सब कुछ छिपाया है? ज्यादातर। उसका जबड़ा भिंज गया। नौका का खुलासा क्यों किया? क्योंकि ग्रांट को ये समझना जरूरी था कि मुझे खरीदा नहीं जा सकता। तुमने अपनी बात साबित करने के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर फूंक दिए। नौका पहले से ही एक अच्छा एसेट थी। ये जुमला सुनकर मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूं। मैं लगभग मुस्कुरा ही दिया था। क्लेयर का गुस्सा बाकी सबके चापलूसी भरे लगाव से कहीं ज्यादा साफ सुथरा था। वो अब भी मुझसे ऐसे बात करती थी मानो मैं एक इंसान हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैंने कहा। ये शब्द सुनकर वो ठिठक गई। इसलिए नहीं कि वे रोमांटिक थे, वे बिल्कुल नहीं थे। मैंने उसे अपने वफादार बनाने के 16 तरीके सोचे थे और उन सभी को खारिज कर दिया था। दबाव से बनाई गई वफादारी और ज्यादा दबाव पड़ने पर टूट जाती है। क्लेयर तभी साथ रुकती अगर उसे यकीन होता कि रुकने से उसे मुझे कुछ और खौफनाक बनने से रोकने की ताकत मिलेगी। तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हें ना कह सके। उसने कहा, हाँ, शायद ये पहली सच्ची बात है जो तुमने कही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे घूरती रही, फिर न चाहते हुए भी हंस पड़ी। क्लेयर मेरी लगातार बढ़ती कंपनी के पब्लिक साइड को संभालने में मदद करने के लिए तैयार हो गई, पर उसने एक नियम बनाया। बिना चेतावनी दिए उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं मान गया, क्योंकि नियमों को स्वीकार करना तब सबसे आसान होता है जब आप सटीक रूप से जानते हो कि उन्हें कब तोड़ना है। रायन ने भी नौकरी की मांग की। मैंने उसे इस बात की टेस्टिंग का इंचार्ज बना दिया कि क्या आम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को समझ सकते हैं या नहीं। शुरुआत में ये थोड़ा अपमानजनक लगा, लेकिन जब उसे समझ आया कि इस काम का मतलब प्रोटोटाइप्स को तोड़ना फोड़ना, बिना लेबल वाले बटनों को दबाना और ऐसे सवाल पूछना था जिन्हें पूछने में इंजीनियर्स को शर्म आती थी, तो वो बेहद खुश हुआ। देखते
ही देखते वो अजीब रूप से काम का इंसान बन गया। मेरी कंपनी का कोई बड़ा या सजावटी मिशन स्टेटमेंट नहीं था। मुझे भविष्य बदलने की चिकनी चुपड़ी बातों की जरूरत नहीं थी। मैं तो बस चीजें बनाता था। एक ऐसी बैटरी जो बिना आग पकड़े 4 मिनट में चार्ज हो जाती थी, एक फोन के आकार का मेडिकल स्कैनर, एल्यूमिनियम से भी हल्का और स्टील से भी मजबूत कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एक ऐसा ट्रांसलेशन डिवाइस जो हर जुमले को गीले गत्ते जैसा बेजान बनाने के बजाय टोन, ताने और लोकल बोलियों को भी सटीक रूप से संभालता था। मैंने इनका आविष्कार शून्य से नहीं किया था। मैंने दशकों के रिसर्च को समझा, अलग अलग फील्ड्स के बीच कनेक्शन ढूंढे और एक्सपर्ट्स की टीमों को एक ऐसी रफ्तार से दौड़ाया जिसने उन्हें ही डरा दिया। मैं लैब में कदम रखता, 6 सवाल पूछता और उनके लिए 3 महीने का काम पीछे छोड़कर निकल जाता। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, तो इसके लिए मैं टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक और 150 कमेंट। जैसे ही ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो यार। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।